तेजा। हे हिंदू शक्ति संभूत दीप्तितम तेजा। हे हिंदू तपस्या पूत ईश्वरी ओजा। हे हिंदू श्री सौभाग्य भूतीचा साजा। हे हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। हिंदू नृसिंह प्रभो शिवाजी राजा। प्रभो शिवाजी राजा। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 1728 की पालखेड़ लड़ाई के बाद बाजीराव के व्यक्तित्व में निखार तो आया था। स्वतः निजाम, संभाजी भोसले, चंद्रसेन यादव, सेनापति दाभाडे जैसे वीर, लेकिन राजद्रोही, इन राजद्रोहियों को निपटारा होने से बाजीराव का राजकीय वजन भी बढ़ गया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने अपने राज्य का, हिंदवी स्वराज्य का भूतो न भविष्यति, उस राज्य को उसने वृद्धिंगत किया। सारे सरदार, अंदरूनी हो बाहरी हो, सबको लाइन में उसने खड़ा कर दिया। समय ये था मित्रों कि पूरे भारतवर्ष में बाजीराव जैसा रुतबा किसी का नहीं था। उसके पराक्रम से सारे शत्रुओं में घबराहट निर्माण हो गई थी, ये निश्चित है। उसकी कर्तव्यगारी और वीरता से ये बेचैनी और डर का माहौल पूरे भारतवर्ष में था। विषयांतर हो के वो मेरा सरबुलंद का इतिहास थोड़ा सा आधा रह गया, आज वो पूरा कर लेते हैं। जब सरबुलंद खान ने मराठाओं को चौथाई वसूलने की छूट दे दी, छूट क्या दे दी, उसने तो संधि कर दी बाकायदा मोहर लगा के। अब दिल्ली के ये जो अय्याश मोहम्मद शाह बैठा था, उसको लगा कि सरबुलंद खान ने मराठाओं से हाथ मिलाया है और वो मुझसे गद्दारी कर रहा है। अब उसने जोधपुर के अभय सिंह को सरबुलंद का परिपात्य करने के लिए आगे लाया। अभय सिंह ने भी बीड़ा उठाया कि जो भी होगा मैं सरबुलंद को नष्ट कर दूंगा। मेजर टॉड ने इसका बड़ा रसभरण वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। 1730 में अभय सिंह दिल्ली से निकला, अजमेर में जयसिंह को मिला। जयसिंह ने राजपूताना स्वतंत्र करने हेतु अभय सिंह को बड़ी देर तक अभय सिंह ने समझाया, लेकिन अभय सिंह रुका नहीं, अभय सिंह चलता गया। 1731 के विजयादशमी में अभय सिंह ने अहमदाबाद जीत लिया, सरबुलंद को कैद कर लिया और दिल्ली भेज दिया। टॉड लिखता है कि अभय सिंह ने अहमदाबाद से 1731 में 4 करोड़ की नगद राशि और 1000 छोटी मोटी तोपें अपने जोधपुर भेजी। सरबुलंद को भेजने के बाद में, सरबुलंद को दिल्ली के भेजने के बाद में अभय सिंह अब वडोदरा के पिलाजी के पीछे लगा। मोहम्मद शाह ने उसे फिर सूबेदार बनवाया। हद देखो, कुछ साल पहले यहीं अभय सिंह और उसके पिता अजय सिंह ने अजमेर से मुगलों को भगाया था और वो दौड़ दौड़ के आगरा तक चले गए थे। संधि हुई इसलिए आगरा नहीं जीता, लेकिन आज उसी अभय सिंह को 1731 के बाद सूबेदार बनना पड़ा। सत्ता और वर्चस्व स्पर्धा के चलते महत्वाकांक्षा पाले अभय सिंह और मराठाओं में मधुर संबंध कभी नहीं रहे हैं, जैसे शाहू और मुगल के थे। अभय सिंह ने पिलाजी के अनुपस्थिति का फायदा लेके वडोदरा पे कब्जा कर लिया। अब 1732 में उसने पिलाजी को संधि वार्ता हेतु संदेश भेजा। वो हाँ ना करते करते पिलाजी ने अपना वकील भेजने का निश्चय किया। वकील ने प्रत्यक्ष मुलाकात का बंदोबस्त भी उसने किया कि भाई डाकोर गांव में वार्तालाप के लिए पिलाजी को बुलाया जाए और अभय सिंह को बुलाया जाए। धोखे से उसे अभय सिंह ने डाकोर में
कैद करके रतन सिंह द्वारा उसका खून करवाया। अब पिलाजी बड़ा नीतिवान था, बाणेदार और धोरणी भी था, लेकिन पिलाजी का खून करके अभय सिंह को उसको लगा शायद कि फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। पिलाजी का भाई था पराक्रमी महादजी, गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ, शिंदे की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके भाई पराक्रमी महादजी ने वडोदरा फिर से अभय सिंह से मुक्त करवाया। महादजी के लड़के दामाजी ने अभय सिंह पर कहर बरपाया। अभय सिंह का सारा गुजरात का जीता हुआ क्षेत्र उसने फिर से छीन लिया। जोधपुर इलाके में दामाजी ने जाकर भरपूर लूटपाट की आगजनी भी कर ली। अभय सिंह चुपचाप सारा गुजरात छोड़ के जोधपुर भाग गया, लेकिन अहंकारी तो था, मन में डर भी अब पैदा हो गया। इसलिए अगले कम से कम 7-8 साल कहिए आप, छोटी मोटी साजिशें करता रहा, लेकिन खुल के सामने कभी नहीं आया। कभी भाई को भेजा, कभी भाड़े के मोमिन को भेजा, ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयाँ करता रहा और अपयश आना तो स्वाभाविक है। 1737 में मुगल बादशाह ने मोमिन खान को गुजरात का सूबेदार बनाया। अब अभय सिंह ने गुजरात भागते हुए ये जो उसका हस्तक था ना रतन सिंह, उसको अहमदाबाद में ही बिठा के रखा था, जैसे निजाम ने अपने भांजे को बिठा के रखा था हमीद को, वैसे ही इसने रतन सिंह को बिठा के रखा। और उस रतन सिंह ने सूबेदारी को हस्तांतर करने को मना कर दिया मोमिन खान ने। अब मुगलों की ये संधि सुरक्षा की मराठाओं से थी, मैंने बताया सैयद बंधु ने की थी। अब उसके तहत उसने फिर मोमिन खान ने दामाजी से मदद मांगी, जो कायदे से दामाजी ने दी। तो दामाजी ने अपने भाई रंगाजी गायकवाड़ को मोमिन खान की मदद के लिए उसके साथ भेजा। 20 मई को आराम से अहमदाबाद दामाजी और मोमिन खान की फौजों ने अपने कब्जे में लिया। 1743 तक, यानी मोमिन खान मरने तक, ना कि 1737 तक। यानी कुछ ये वामपंथी नालायक खान ग्रेसी चाटुकार है ना, दरबारी तवारीखकार हैं, या फिर गोरे लेखक भी है, कथावाचक, या फिर मनुची है, इन सब का एक सिमिलर प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, जानबूझ के की गई गड़बड़ है इन लोगों की। तारीख हो, घटनाएं हो, घटनाओं का गाँवों का नाम हो, सब में झोल कर रखा है, सब में आधी अधूरी बिना सत्यापित किए अपने मतलब की जो कथाएं है ना, वो जोड़ने में ये माहिर है और कामयाब भी रहे, और वही हमको भी पढ़ाया गया है 76 साल से। लेकिन मित्रों, फिर भी मनुची का मैं कोटि कोटि अभिवादन करता हूं, क्योंकि उसके सामने हमारी कृष्ण जन्मभूमि जो उद्ध्वस्त कर दी गई फतवे ने, उसका आंखों देखी इसने शब्दशाह लिखा है, और वो सत्यापित भी हो चुका है। ज़्यादा विषयांतर नहीं करता, लेकिन जो श्री राम के जन्म स्थान का हल हुआ है ना, वही हमारे मधुसूदन के जन्म स्थान का भी होगा। ये सड़क पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये सड़क छाप श्वान योनी है ना, बिना मतलब के भोगती रहेगी, ये भोगती रहेगी मित्रों, चरई वेती। तो आगे बढ़ते हैं। मोमिन खान के मरने तक 1737 तक, ना कि 1743 गड़बड़ हो गई। तो ये झोल इन्होंने किया है। तो मोमिन खान मरने तक गायकवाड़ को अहमदाबाद के राजस्व का
50% सालाना मिलता रहा है मित्रों। ये कम राशि नहीं थी। मोमिन खान के बाद एक टिपिकल इस्लामिक कांड हुआ है बहुत मजेदार कांड है। हुआ यूं कि एक मोमिन अहमदाबाद आ गया। अब वो अहमदाबाद आ गया, सीधा सीधा वो किले में घुस गया। किले के जितने भी चौकीदार थे उनको शाही पत्र दिखाया और सूबेदार बन गया। अब हवेली में सुरक्षा सैनिकों ने जब उसको हवेली में सबूत मांगा तो उसके पास तो मुगल बादशाह की मोहर थी भाई। गेट पे बाहर नहीं रोका तो अंदर रोकने वाले ये कौन होते हैं? इनको भी वही फर्जी बादशाही मोहर वाला दस्त उसने आगे किया और बड़े आराम से अहमदाबाद का सूबेदार बन गया। कम से कम 8 महीने ये चोर, ये भांड सूबेदार बन के अहमदाबाद शहर में ऐश करता रहा। 1744 के जनवरी में बादशाह का फरमान लेके स्वतः फखरुद्दौला सूबेदार बन के जब अहमदाबाद आया तो उसके साथ तो शाही फौज थी। अब शाही फौज को देखते ही बाहर के अंदर के सारे सुरक्षा रक्षक तो समझ गए कि मामला क्या है। वो भागे हवेली में। अंदर हवेली हरम में कोई नहीं था, बिल्कुल हरम खाली था। सब चौंक गए और माफ़ी मांग के ये अपने सूबेदार को अंदर लिया। असल में ये हुआ था मित्रों कि दमाजी गायकवाड़ ने ये जो भांड सूबेदार था ना, उसको 5 दिन पहले ही उठाया था, क्योंकि उसको भनक लग चुकी थी कि वहाँ से फखरुद्दौला सेना निकल के अहमदाबाद आ रहा है। तो उसने उससे पहले ही 5 दिन उसको उठाया था। मित्रों, अपने पिताजी के अमानवीय क्रूर हत्या से जो अभय सिंह ने अपने हस्तक द्वारा करवाई थी, दामाजी पूर्णतः राजपूतों के विरुद्ध चला गया था और हमेशा वो वडोदरा से ज़्यादा राजस्थान सीमा में मंडराता रहा। दामाजी ने अपने काल में बहादुरी भी दिखाई है, विजय भी संपादित किया है, क्योंकि वो शूर भी था, पराक्रमी था, चतुर भी था। क्योंकि 1732 में 32 से वो राजनीति कर रहा था और राजनीति का अब वो 10-15 साल में मंझा हुआ खिलाड़ी बन गया था। पेशवा से 3 बार उसने शिकस्त खाई, लेकिन तीनों बार ये संधि का अवसर ढूंढता रहा। संधि का अवसर भी मिला, तीनों बार मिला, और संधि करके उसने अपना वडोदरा राज्य स्वतंत्र राज्य बढ़ाया। लेकिन दुर्भाग्य मित्रों ये है कि दामाजी के बाद आने वाले वंशजों का हिंदवी स्वराज्य से पूरा नाता टूटा। हिंदवी स्वराज्य को उनका कोई ना उपयोग हुआ ना सहयोग हुआ। अंग्रेज़ों के साथ लगातार गायकवाड़ खानदान मित्रता बढ़ाता रहा। मैं गोरों का रहन सहन, गोरी महिलाएं, उनकी पार्टियां, पाश्चिमात्य संस्कृति, अंग्रेजी, इसमें उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखाई। अपने ऐशो आराम के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों का मांडलिकत्व भी स्वीकार किया। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये मैं कर सकता हूँ कि छुपके तात्याजी टोपे को 1857 में उन्होंने ज़रूर मदद दी है। मैं छुपके मर्यादित मदद तात्याजी को ज़रूर की, और अंग्रेज़ों के सामने आज्ञाधारक तो वो बन ही रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा भारतवर्ष के लिए योगदान गायकवाड़ खानदान का रहा जब सयाजी गायकवाड़ ने हमारे दूरदर्शी, प्रखर बुद्धिमान, भारत के प्रिय भारत रत्न भीमराव अंबेडकर को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा। ये सबसे बड़ी देश सेवा सयाजीराव गायकवाड़ ने की है।
मित्रों, सोचिए, इन दरिंदे स्वार्थी मदरसा छाप जितने भी नेता थे ना, उनके अगर हाथ में पहला कानून मंत्री पद चला गया होता और उन्होंने संविधान लिखा होता, मुझे तो आज भी डर लगता है कि ये लोग संविधान विविधान कुछ नहीं लिखते, ये सीधा शरिया कानून हम पे लाद देते। वंदे मातरम।